यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज सारी लगाई तुम लोगों ने? तुम लोग टेस्ट सीरीज लगाने में बहुत लापरवाही करते हो। हेयर भी ब्यूटीफुल लगने लगे क्या? पीपल, हमारे यहाँ घर के बगल में पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे ईंटे पे बैठ के कटवाए थे यार। चलो भाई स्टार्ट करें। अब ज्यादा समय क्या है, बगल में रहता है तो ईंटे पे बैठ जाओ, आराम से वो काट देता है फुर्सत से। बढ़िया, पेड़ की हवा भी आती रहती, गर्मी भी नहीं लगती है। अच्छा, जो मैंने टेस्ट सीरीज भेजी थी, अब देखो टेस्ट सीरीज में सभी टेस्ट सीरीज के ज्यादातर एक्सप्लेनेशन भी मैं करवा देता हूं, है ना। एक्सप्लेनेशन भी, और मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि मैं आगे से एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया करूं, जिससे तुमको आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाए। क्लियर? तो टेस्ट सीरीज जो तुमने अभी रिसेंटली लगाई होंगी फार्माकोथेरेपेटिक्स की, तो जितने भी डाउट्स रहे होंगे मन में, वो सारे खत्म हो गए होंगे। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग द ओपन एंगल ग्लाउकोमा? ओपन एंगल ग्लाउकोमा, भाई ग्लाउकोमा में क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है भाई, जो फ्लूइड निकलता है वो क्या है? एक्स्ट्रा निकल जाता है। और नहीं, जब एक्स्ट्रा निकलता तो दूसरा काम क्या होता है? जो आउटफ्लो है, वो आउटफ्लो जो ट्रेबेकुली के थ्रू होता है, वो आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो बंद हो जाता है। अरे भाई, क्वेश्चन तो देख लो पहले। तुमसे कुछ लोगों को बताता रहा हूं, मेरे सामने तो बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को 6:30 बजे ठीक है, कुछ लोगों को 7 बजे ठीक है, इसीलिए मैंने 6:45 शुरू कर दिया। अब फिर जवाब बदल गए। क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ओपन एंगल ग्लाउकोमा होने के पीछे क्या हो सकता है? परेशान मत हो, कुछ दिन बाद 7 बजे खींच के तुम लोगों को 7 बजे पहुंचा दूंगा, ठीक है। 7 बजे ही होगी आने वाले समय में, एक आध हफ्ते में। अभी 6:45, यस, अभी पौने पौने 6 बजे चलने दो, 6:45 है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है उम्र। उम्र के साथ साथ ओपन एंगल क्लोज एंगल सब कुछ हो जाता है, राइट। ओके। यस, नेक्स्ट। ओपन एंगल ग्लाउकोमा का सबसे आम प्रकार होता है आंख की जल की निकासी नलिकाओं में प्रतिरोध बन जाता है। मतलब जो ट्रेबेकुली से आउटफ्लो जाता है, ह्यूमर का रिलीज तो है लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ओपन एंगल ग्लाउकोमा हो जाता है। और यह किस वजह से होता है? उम्र बढ़ने, कई बार 40 के बाद ये प्रॉब्लम्स आम बात होती है ना। What is the primary pathogenic mechanism involved in open angle glaucoma? भाई ग्लाउकोमा फार्माकोथेरेपेटिक्स में बाकायदे उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ाया है मैंने। What is the primary pathogenic mechanism involved in open angle glaucoma? सिंपल सी चीज बताई और तुम लोग मेन। भाई पैथोजेनिक मैकेनिज्म का मतलब डिजीज किस तरीके से डेवलप हुई। देखो तुम लोगों को फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ना है
तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में एक चीज ध्यान रखो, एक होती है इटियोलॉजी। जब भी इटियोलॉजी पूछी जाए तो वहां पे पूछा जाएगा कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज। और जब भी पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस पूछ लिया जाए तो उसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। समझ गए? तो यहां पे पूछा जा रहा है प्राइमरी पैथोजेनिक मैकेनिज्म मींस किस तरीके से डिजीज डेवलप हो रही है। तो क्या होता है, हमने पहले भी कहा, ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए जो बाहर जाने वाली जो फ्लूइड है, भाई क्या है, फ्लूइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और ट्रेबेकुली के थ्रू आउटफ्लो चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो वो जो बाहर जाने वाले ट्रेबेकुली है वो जाम हो जाती। भाई नाली से एक तरफ पानी भेज रहे हो लेकिन उसका बाहर निकासी अगर नहीं है तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बीच का जो एरिया है वो भर जाएगा पानी से। या तो जिस स्पीड से पानी जा रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जाने दो। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ड्यू टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। बेटा ये तो ग्लाउकोमा का टाइप है, ये हाइपरटेंशन की एक वजह है जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ग्लाउकोमा हो जाता है, आंखें बल्ज हो जाती हैं। लेकिन यहां मैकेनिज्म पूछ रहा है, मैकेनिज्म यहाँ हाइपरटेंशन, यहाँ सिंपल ओपन एंगल ग्लाउकोमा डायरेक्ट। उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, मींस आ तो तेजी से रहा है लेकिन जा नहीं रहा तेजी से, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। क्लियर? Which surgical procedure is commonly performed for patient with open angle glaucoma who do not respond to medication? अब भाई जैसे शुरुआत में क्या होता है भाई, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिना दवाई के ठीक कर लो। दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, भाई दवाई के साथ ठीक कर लो, है ना। फिर अगर यहां पे दवा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ओपन एंगल ग्लाउकोमा के पेशेंट को, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भाई? उस कंडीशन में क्या करेंगे? यस भाई, जाहिर सी बात है आउटफ्लो कहां से जा रहा है? ट्रेबेकुली से, अभी हमने बताया। तो ऑपरेट करके जो पाइपलाइन चोक हो गई है उस पाइपलाइन को ओपन कर दो, जिसकी वजह से आउटफ्लो फिर से जाने लगे, ओपन एंगल ग्लाउकोमा ठीक हो जाएगा। जब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने अच्छा खाना खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, परहेज कर लिया, नहीं ठीक हुआ, हमने मेडिकेशन का सहारा लिया, दवाओं का सहारा लिया, नहीं ठीक हुआ, तो तीसरा ऑप्शन बचता है ऑपरेशन और ट्रेबेकुलेक्टोमी, है ना। ट्रेबेकुली को ही काट के हटा दिया वहां से, ताकि जो होल है बाहर ले जाने वाला एक्वस ह्यूमर को वो क्लियर हो जाए। पॉइंट क्लियर? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा? यस, फर्स्ट लाइन। भाई जब दवाई की बात करते हैं तो ग्लाउकोमा में फर्स्ट, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी सबसे पहले कौन सी दवाई देंगे? सबसे पहले देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स बोले तो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स सबसे पहले देते हैं, जैसे लेनेटोप्रोस्ट। सबसे पहले कौन सी? लेनेटोप्रोस्ट देते। हेलो सर, क्लास में हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले, यस, नोट कर लो इसको, ऐसे क्वेश्चन जरूर नोट कर लो जहां पे तुम्हें सिर्फ तुक्का मारना पड़े, दूर दूर तक हवा नहीं लग रही। और मेरे ख्याल से ऐसा ही क्वेश्चन है कि दूर दूर तक हवा नहीं लग रही है। क्लियर? तो ऐसा नोट कर लो कि अगर आए तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए। What is the mechanism of action of timolol in glaucoma management? भाई जिसको ग्लाउकोमा हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उस केस में हम टिमोलॉल देते हैं।
टिमोलॉल क्या काम करता है कि भाई ग्लाउकोमा मैनेजमेंट में मदद करता, ग्लाउकोमा को ठीक करने में मदद करता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टिमोलॉल इन ग्लाउकोमा? टिमोलॉल, यस, टिमोलॉल डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। जो एक्वस ह्यूमर है उसके प्रोडक्शन को रोकता है, उसके प्रोडक्शन को रोकता है। डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, टिमोलॉल इज बीटा ब्लॉकर दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी प्रोसेस इन आई। क्या है? बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर कहां पे है? बीटा रिसेप्टर आंखों पे, आईज पे। क्या काम करता है कि भाई सिलियरी प्रोसेस से एक्वस ह्यूमर रिलीज हो रहा है, तो ये सिलियरी प्रोसेस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, एक्वस ह्यूमर के रिलीज को कम कर देता है। जब रिलीज कम होगा अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ठीक करने में मदद नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन जो ग्लाउकोमा है उसकी समस्या को कम जरूर कर रहा है। समझ गए? Which of the following side effect is associated with prostaglandin analog like lenetoprost? ग्लाउकोमा में हमने पढ़ाया भी था कि ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की कैटेगरी है। ठीक, एनालॉग्स की कैटेगरी है, उसमें लेनेटोप्रोस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसका बेसिक साइड इफेक्ट क्या होगा? तो भाई बेसिक साइड इफेक्ट आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन। नोट कर लेना, कई जगह पे आंखों का कलर बोलते हैं डार्क हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ आईज, है ना। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन लिखा आएगा, कहीं कहीं पे पूछा जाएगा डार्कनिंग ऑफ आईज। किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी ऑप्शन में क्वेश्चन में हो सकता है, या डायरेक्टली पूछ सकते हैं लेनेटोप्रोस्ट का साइड इफेक्ट आंखों पे क्या होगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का साइड इफेक्ट क्या होगा, या पूछा जा सकता है आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन किसकी वजह से होता है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, कहीं लेनेटोप्रोस्ट तो नहीं लिखा, कहीं कोई प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग तो नहीं है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंखों का रंग गाढ़ा क्यों हो जाता, डार्कनिंग ऑफ आईज किसका साइड इफेक्ट है। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो ये मत सोचो कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, सीधा और उल्टा हर तरफ से उस पे बाकायदे बारीकी से ऑब्जर्व करो। अभी जैसे इस तरीके से एज सच क्वेश्चन आ जाए, है ना, मैं टेस्ट सीरीज में भी डाल दूंगा, तुमको रट जाएगा। लेकिन जहां क्वेश्चन घुमाया कॉज ऑफ आइरिस हाइपर पिगमेंटेशन, अरे बाप रे, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। अगर ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट कर दे तो फिर खोपड़ी के बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। डार्कनिंग ऑफ आईज नाम तो सुना है, लेकिन कहां ये नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो और चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो। कभी भी उल्टा सीधा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिस क्वेश्चन मैंने कहा ना, एक दिन में 100 क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। अगर एक दिन में आप 10 क्वेश्चन भी करते हो, एक दिन में 10 क्वेश्चन भी करते हो, तो फिर वो क्वेश्चन 10 ऐसे होने चाहिए कि उनके अंदर से कहीं से किसी भी ऑप्शन को लेके क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हारा कॉन्सेप्ट डगमगाना नहीं चाहिए। समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन ग्लाउकोमा? प्राइमरी गोल ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में क्या होगा? भाई ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब दवा के साथ। कहीं पर भी बात फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में की होगी तो दिमाग में हमेशा रख लो कि दवाई दी जा रही है। तो जब दवाई दोगे ग्लाउकोमा के पेशेंट को तो उसका मेन गोल क्या होगा? मेन गोल होगा कि भाई किसकी वजह से बीमारी है? बीमारी है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है, तो दवा कौन सी दोगे? जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर घट जाए। समझ गए? कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लगाओगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स? आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिसाइड करता है कि कितनी रोशनी अंदर जानी चाहिए?
मतलब आंख कैसे बड़ी और कैसे छोटी होगी? लेंस, कॉर्निया। बेटा आंख को छोटी बड़ी करने वाली मसल आइरिस होती है, बहुत समस्या है। लेंस और कॉर्निया पे लटके हो तुम लोग, सिंपल। भाई तुम्हारा जो लेंस है वो भी किससे, आइरिस से ही तो अटैच्ड है। यही आइरिस तो डिसाइड करेगा लेंस बड़ा होगा कि छोटा होगा, रोशनी ज्यादा आएगी कम आएगी। ठीक, तो आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द आई। यही है, इसी आइरिस की वजह से जब आप धूप से अंधेरे में जाते हो तो आंखें छोटी हो, वो आंखें बड़ी हो जाती है, यानी मिड्रियासिस हो जाती है। और कहीं धूप से अंधेरे में आते हो तो आंखें बड़ी हो जाती है, और अंधेरे से धूप में जाते हो तो आंखें छोटी हो जाती हैं। आंखों पे रोशनी कोई डालता है तो आंखें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी आंख को पता है। तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि आंखें अपने आप, कभी भी कोई आपके आंखों पे टॉर्च मारेगा तो आंखें छोटी हो जाएंगी। तो आइरिस डिसाइड करता है कि कब, सारे सेंसर्स आइरिस के ऊपर होते हैं। क्लियर? नोट कर लेना कंफ्यूजन हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस का प्राइमरी कॉज क्या है? यस, प्राइमरी कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, which of the following is primary cause of angina pectoris? यस, कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मींस जो ब्लड वेसल्स हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं वहां पे ब्लड की सप्लाई कम कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी कम बन पा रही, मसल्स थक जाती हैं। और मसल्स थक जाती, काम उतना ही करना है, तो थकी हुई मसल से काम लोगे तो दर्द होने लगेगा। Yes, which class of medication is typically used as the first line treatment for angina pectoris? Which class of medication is typically used as first line treatment for angina? That is beta blocker. बिल्कुल ठीक बात है ना? ठीक, चलो भाई, बहुत बढ़िया। Which non-pharmacological approach is recommended for managing angina? Which non-pharmacological approach is recommended for? अच्छा, अब तुम लोगों को जिस हिसाब से अरेंज कर दिया है मैंने, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? सब कुछ एकदम अरेंजिंग मैनर में है ना? एप्लीकेशन में फोल्डर तो नहीं ढूंढने में दिक्कत होती? गुड। Which non-pharmacological approach is recommended for managing angina? क्या करोगे? रेगुलर एरोबिक्स, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात की जा रही है भाई, है ना? ज्यादा बढ़िया एरोबिक्स करो जिससे कि आपका हार्ट क्या हो जाए, बढ़िया हेल्दी रहे, हार्ट की मसल्स ज्यादा काम करें, नहीं तो जकड़न हो जाती है हार्ट की मसल्स में। ठीक। Which type of angina occurs unpredictably and often at rest? ये सारे क्वेश्चन कल टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे तुम लोगों को। Which type of angina occurs unpredictably and often at rest? अनप्रिडिक्टेबल और रेस्ट कंडीशन में भी हो जाती है, इसी को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन?
प्राइमरी कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। डेली जितने क्वेश्चन, देखो कल सैटरडे को जितने हमने कराए थे सारी मैंने टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दी, ये भी कल आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिल जाएंगे। डेली डेली टेस्ट सीरीज लगाते रहो, तो जैसे आज तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कल मॉर्निंग में तुमको इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सोचो सारी चीजें एकदम रट जाएंगी। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन? प्राइमरी कॉज क्या है? तो दैट इज प्राइमरी कॉज क्या है भाई? कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बस, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बताया था, उसी क्वेश्चन को खाली घुमा दिया गया। एंजाइना का कॉज बताया था। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोले तो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आएगा? जब कहीं कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट आ गया, मींस ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया। व्हाट इज द टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो सिम्टम। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो टिपिकल सिम्टम क्या होगा? यस, टिपिकल सिम्टम क्या होगा? यस, दैट इज सडन। टिपिकल सिम्टम में क्या अचानक ही होता है? सीवियर चेस्ट पेन, है ना, सीवियर चेस्ट पेन और रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म। भाई बाई तरफ हार्ट है, कितना बड़ा? हमारी फिस्ट के बराबर, है ना, ऐसे। और यहां पे पेन होगा, और पेन सबसे पहले किधर जाएगा? पूरे पहले लेफ्ट साइड के चेस्ट में, फिर शोल्डर में, और फिर हाथों पे, राइट? तो ये क्या है? टिपिकल मैनिफेस्टेशन। Which medication class is recommended to help reduce afterload to improve the symptom in congestive heart failure? Yes. Which medication which medication class is recommended to help reduce afterload to improve the symptom of congestive heart failure? बिल्कुल सही, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर। क्लियर? Which medication used to improve the heart pumping ability, means force of contraction को बढ़ा रहा है, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को बढ़ाने का काम कौन सी दवा करती है? Which medication is used to improve the heart pumping ability in congestive heart failure? Yes, that is डिजॉक्सिन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ड्रग है, कार्डियोटॉनिक ड्रग है। यार डिजिटैलिस भूल गए? कार्डियोटॉनिक, और टॉनिक का मतलब होता है टोन करना, और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी हार्ट की मसल्स को टोन करना, यानी हार्ट की मसल्स को ताकत देने का काम कौन करता है? डिजिटैलिस, जिसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? डिजॉक्सिन। Which class of medication is commonly used to reduce the flow overload in congestive heart failure? भाई कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, तो जो हो रहा है उसको कम कर दो। ये सारे तुमको कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में। हर्षित, ठीक है? Which class of medication is commonly used to reduce fluid overload in congestive heart failure? That is diuretics. Diuretics क्या करते हैं भाई? क्या रिड्यूस कर रहा है फ्लूइड को। फ्लूइड को रिड्यूस कैसे करोगे? फ्लूइड को रिड्यूस कैसे करोगे? यूरिन, भाई जितना भी फ्लूइड है यूरिन के रास्ते डायूरेसिस करवा दो। किसी को हार्ट अटैक या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, भाई हार्ट बढ़िया काम नहीं कर रहा है ना, तो और अगर प्रेशर ज्यादा है तो भाई उसको काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या, थोड़ा सा फ्लूइड कम कर दो शरीर का। कैसे कम कर दोगे? डायूरेटिक्स देके,
ठीक है, तो काम कम करना पड़ेगा। Which non-pharmacological approach is crucial in the management of congestive heart failure? Congestive heart failure के लिए बिना दवाई के क्रूसियल मैनेजमेंट क्या है? क्रूसियल मैनेजमेंट कैसे करोगे? यस भाई, क्या है? एक्सरसाइज खूब करो, फैट नहीं जमा होना चाहिए, तभी क्या होगा? वेट मैनेजमेंट। और जब वेट मैनेजमेंट हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में फैट भी सही हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी का एरोबिक्स भी हो जाएगा, तो आपके लंग्स भी ठीक हो जाएंगे, आपका हार्ट सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। तो वेट मैनेजमेंट से सब कुछ है, जिसका वेट ज्यादा वही सारी समस्या। ठीक है। Which type of heart failure is characterized by the impairment ability to heart to relax and fill properly? बताओ भाई। बताओ। सवाल को समझो, सारे ऑप्शन को पढ़ो और फिर जवाब दो। Which type of heart failure is characterized by impaired ability to heart relax? मीन्स हार्ट प्रॉपरली ना रिलैक्स हो पा रहा है और ना प्रॉपरली फिल हो पा रहा है। किसके इंपेयरमेंट की वजह से? डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। बिल्कुल ठीक भाई। डायस एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? एक होता है सिस्टोल, इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ब्लड ऑल ओवर द बॉडी और राइट साइड से लंग्स में जाता है। ठीक। दूसरा होता है सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है? हार्ट आपका रिलैक्स करता है एंड फिलिंग का काम करता है, मींस वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। क्लियर? यस। तो काहे में ये क्या है? डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। अगर प्रॉपरली अगर हार्ट आपका रिलैक्स और फिलिंग नहीं कर पा रहा है। यस। Which of the following is major risk factor for developing the congestive heart failure? Major risk factor for developing the CHF, coronary artery disease। अब गड़बड़ नहीं करोगे ना? ठीक। Which of the following is common cause of acquired epilepsy? Acquired epilepsy, yes, acquired epilepsy, that is brain tumor। पहले से थी नहीं, हो गई, acquired है ना। Which neurotransmitter imbalance if often associated with epilepsy? एपिलेप्सी के केस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है? बेटा अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कर दोगे तो वो एक्वायर्ड नहीं, वो तो पैसिव एपिलेप्सी हो जाएगी। पैसिव एपिलेप्सी मतलब तुम्हें जेनेटिकली आ गई, यहां पे तुमने कुछ गड़बड़ किया, एक्वायर्ड तुम्हारे अपने काम की वजह से हुआ था ना। Which neurotransmitter imbalance is often associated with epilepsy? Yes, that is GABA aminobutyric acid। बिल्कुल सही, GABA aminobutyric acid। An imbalance in the neurotransmitter glutamate and GABA। भाई ग्लूटामेट एंड GABA कायदे से दोनों होने चाहिए ना। इन दोनों में जब इम्बैलेंस हो जाता है, जो ग्लूटामेट होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और गाबा क्या होता है? ये इनहिबिटरी होता है। मतलब ये एक्साइट करने वाला है और ये शांत करने वाला है। जब दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, तो यहां पे दोनों तो दिए नहीं है, तो एक ही दिया है गाबा, राइट। तो गाबा अगर इसमें इम्बैलेंस हो गया तो रीजन क्या हो सकता है? एपिलेप्सी। Which type of seizure is characterized by sudden unexplained loss of muscle tone? अचानक से कोई खड़ा है और खड़े खड़े गिर गया, क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स में टोन्ड नहीं रह गई, मसल्स एकदम लूज हो गई और सामने वाला गिर गया।
मसल की टोन खत्म हो गई मतलब एटोनिक। एटोनिक मसल टोन ही नहीं है भाई, खुद सोचो क्या कहा जा रहा है। सडन अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ मसल टोन, अचानक बिना किसी वजह से, बिना किसी को बताए सामने वाला बात कर रहा है और बात करते करते अचानक गिर गया और कोई मूवमेंट नहीं। तो एटोनिक मतलब कोई टोन है, अगर टोन हुआ तो गिरेगा थोड़ी ना, ट्रिमर्स आ सकते हैं। ठीक, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ मसल टोन, सारी मसल टोन खत्म मतलब एटोनिक। ओके, which class of medication is commonly used as the first line treatment of generalized tonic clonic seizures? टोनिक क्लोनिक सीजर्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मींस अगर सीजर्स आए तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एंटी कन्वल्जेंट। बिल्कुल सही भाई, सीजर्स क्या है? एक तरह के कन्वल्जन्स है। कन्वल्जन को ठीक करने के लिए क्या करोगे? एंटी कन्वल्जेंट दोगे, राइट। Which type of epilepsy is characterized by seizures that originate from specific area of brain are often preceded by an aura? क्या बोलोगे भाई? ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है, ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है मींस स्पेसिफिक एरिया में कुछ समस्या हो गई जिसकी वजह से हो रहा है, जिसी को बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी, ये तो यार एपिलेप्सी में सारे टाइप भी पढ़ाए थे मैंने, एक बार जो लेक्चर्स हैं उनको जरा देखो। फोकल एपिलेप्सी फ्रंटल रीजन में किसी तरह की कोई चोट लग जाए स्पेसिफिक एरिया में, उसकी वजह से जो सीजर्स अराइज होते हैं उसको बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी। नोट कर लेना अगर गड़बड़ हो तो। Which seizure type characterized by brief loss of consciousness and often present with starting spell? जो बताया ना, जिस क्वेश्चन की हवा ना लगे, यस पढ़ाना पड़ेगा ना दोबारा, जिसमें हवा ना लगे उसको नोट कर लिया करो। विच, और बाद में लेक्चर से टैली कर लिया करो, याद हो जाएगा। विच सीजर टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस? दैट इज कॉल्ड absence सीजर। भाई सिंपल सी बात समझो, बताया ना सीजर में टाइप जो है उसी में दिए हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, विच सीजर टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पे कॉन्शियसनेस बेहोशी आई है, मसल टोन में कोई अंतर नहीं आया, बोलने में दिक्कत आई है, मसल टोन में कोई दिक्कत नहीं आया, कन्वल्जन्स नहीं आ रहे हैं। कहीं पे बात की गई क्या कि मसल टोन कम हो गई, बढ़ गई, कुछ भी हो गया है? कन्वल्जन की कोई बात हो रही है कहीं? सीजर्स की कोई बात हो रही क्या? सिंपल ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और बाद में बोलने में दिक्कत आनी। क्या है? सीजर अब्सेंट है इसमें, अब्सेंस सीजर बोलते हैं इसको। अब्सेंस सीजर टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंटिंग विद स्टारिंग, आल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं पेटिट मल सीजर। इसी को क्या बोलते हैं? पेटिट मल सीजर। याद आया कुछ? पेटिट मल सीजर। Which type of epilepsy involves sudden muscle jerk or spasm and typically brief in duration? क्या हुआ? जर्क आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं और दर्द हो रहा है। एपिलेप्सी इन्वॉल्व सडन मसल्स, पेटिट मल से याद आ गया होगा है ना। एपिलेप्सी सडन जर्क आ रहे हैं, दर्द हो रहा है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर। दैट इज कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर। अब आज तुम लोग एपिलेप्सी जरूर पढ़ लेना, उसके बाद कल टेस्ट सीरीज वापस से लगाना।
व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ एन एटोनिक सीजर? एटोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, एटोनिक सीजर में क्या है? एटोनिक, लॉस ऑफ मसल टोन, है ना? एटोनिक, एटोनिसिटी मींस मसल टोन का 100% लॉस हो गया। Which type of epilepsy is characterized by alternating muscle contraction and relaxation, often accompanied by loss of consciousness? इसमें क्या हो रहा है? एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, एक के बाद एक, और मेमोरी लॉस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मींस मसल टोन में परिवर्तन हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन कभी रिलैक्सेशन, वन बाय वन, अल्टरनेटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। टोनिक क्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, याद आया? टोनिक क्लोनिक सीजर। Which type of epilepsy is commonly associated with sudden onset jerking movement affecting one or more parts of the body but without loss of consciousness? अब इसमें क्या है? कॉन्सियसनेस नहीं जा रही। इस टाइप की एपिलेप्सी में एक या एक से ज्यादा बॉडी के पार्ट्स में जर्क आते हैं लेकिन याददाश्त नहीं जाती है। इसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड मायोक्लोनिक सीजर्स ऑल्सो, मायोक्लोनिक सीजर्स। Which of the following is common feature of idiopathic Parkinson's disease? इडियोपैथिक पार्किंसंस, पार्किंसंस डिजीज क्या होती भाई? पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज भाई चलने फिरने में दिक्कत या हिलने वाली बीमारी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हिलने वाली बीमारी। कॉमन फीचर पूछा जा रहा है इडियोपैथिक पार्किंसंस का, दैट इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन सब्सटेंसिया नाइग्रा। सब्सटेंसिया नाइग्रा कहां है भाई? सब्सटेंसिया नाइग्रा, यस, ये देखो सब्सटेंसिया नाइग्रा है ना। इसमें पार्किंसंस में क्या होता है? ये जो ये है एकदम लाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है और फिर चलने फिरने में दिक्कत आती है। ब्रजेंद्र ये सब तो पढ़ा हुआ है पार्किंसंस डिजीज बेटा, अभी तो तुम लोगों का तो एग्जाम भी मतलब एग्जाम का रिजल्ट में पास आ गए तुम लोग। यस, ओल्ड एज में होती है। Which condition is characterized by Parkinson's disease like symptoms but with an earlier age of onset, additional feature such as dystonia? Dystonia means movement disorder, मूवमेंट डिसऑर्डर। किस कंडीशन में? अर्लियर एज में हो जाए। अगर अर्लियर एज में हो जाए तो क्या बोलोगे? जुवेनाइल पार्किंसंस डिजीज, जुवेनाइल पार्किंसंस डिजीज। कहां डिमेंशिया की बात कहां कर रहे हो भाई? पार्किंसंस डिजीज की बात हो रही है और सिंपल क्या कहा जा रहा है? अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट एंड एडिशनल फीचर जैसे डिस्टोनिया, नॉट डिमेंशिया। डिस्टोनिया मींस मसल टोन्स वगैरह कम हो गए, मींस बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत होती है इनिशियल स्टेज में छोटे बच्चों को, उसको जुवेनाइल पार्किंसंस बोलते हैं। अर्लियर है, कुछ और पढ़ रहे थे क्या तुम लोग? Which type of Parkinson's disease is characterized by presence of additional non-motor symptoms जैसे कि डिप्रेशन हो जाएगा, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मींस पहचानने में दिक्कत हो रही है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब पहचान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसकी जा रही है। यस, पार्किंसंस डिजीज विद डिमेंशिया। अब ठीक है, डिमेंशिया में क्या है? कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जुवेनाइल मतलब बच्चों का, है ना, अर्लियर स्टेज लिखा था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉलमार्क ऑफ मोटर सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिजीज? पार्किंसंस डिजीज का हॉलमार्क सिम्टम क्या है?
पार्किंसंस डिजीज का हॉलमार्क सिम्टम क्या है? यस, ट्रिमर एट रेस्ट, कि भाई हाथ ऐसे कर दो, कुछ लोगों का हिलता रहता, बूढ़े लोगों को देखो हाथ, जो लोग जो है 60 साल से ऊपर, देखो ध्यान से, ऐसे हाथ तो कर ही नहीं पाएंगे, हिलता रहता है धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि सब्सटेंसिया नाइग्रा धीरे धीरे करके वैनिश होने लगता है ना। लोग झुक के चलना शुरू करते हैं, हिलते रहते हैं। कुछ लोगों में अर्लियर स्टेज में भी होता है, तुम देखते होगे प्रेयर के टाइम खूब दिखते हैं ऐसे लोग, ऐसे करके खड़ा कर दो, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, मतलब स्ट्रेट खड़े ही नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे हिलेंगे, है? होता कि नहीं होता है? देखा कि नहीं तुम लोगों ने? ठीक है, यस, ट्रिमर एट रेस्ट। Which symptom is commonly associated with bradykinesia in Parkinson's disease? Bradykinesia in Parkinson's disease. यस, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्ट इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द मूवमेंट। बूढ़े लोग क्या है, चल फिर नहीं पाते हैं, या फिर चलने की कोशिश करते हैं तो अपना बैलेंस नहीं बना पाते, राइट? what type of tremor is typically observed in Parkinson's disease? किस तरीके का ट्रिमर दिखता है? रेस्टिंग ट्रिमर दिखता है ना, रेस्टिंग ट्रिमर, रेस्टिंग ट्रिमर। Which lifestyle modification is recommended to help manage Parkinson's disease? भाई लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया जाए कि भाई ये ठीक हो जाए या कम हो इसका असर पार्किंसंस डिजीज का? तो भाई एक ही चीज है, बाबा रामदेव बन जाओ। बाबा रामदेव बन जाने से मतलब क्या है? फुल ऑन सुबह सुबह भैया एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, पार्किंसंस डिजीज जीवन में कभी नहीं होगी, मतलब अभी नहीं कभी नहीं, जब तक जियोगे अपने पैरों पे चलते रहोगे। और नहीं तो देखो क्या है, जीवन है, सांसें फिक्स हैं, जब तक उतनी सांसें यहां पे नहीं बिता लोगे तब तक मरने नहीं पाओगे। अब जीने के भी तरीके हैं भाई, हो अपने अगर तुम अभी से जागरूक रहे तो अपने पैरों पे चलते चलते मरोगे, और नहीं तो सांसें तो पूरी करनी है, खटिया पे पड़े पड़े मरोगे, है ना, घिसट घिसट के मरोगे, जो कि बहुत पेनफुल होगा तुम्हारे लिए भी और परिवार के लिए भी। तो इसीलिए कहता हूं बाबा रामदेव बन जाओ, पार्किंसंस नहीं बाकी डिजीज भी नहीं होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अर्ली सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर? अभी बताया ना कि भाई घर में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर बिस्तर पे पड़ा है, ये मालूम है कि 20 दिन 25 दिन महीना 2 महीना बाद ठीक हो जाएगा, तो ठीक, डॉक्टर ने कह दिया अब ये इसी तरह जिएंगे तो घर वालों पे भी बोझ हो जाओगे। यस, एल्जाइमर डिजीज, यस, भूलने की बीमारी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस, है ना, गजनी। व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर एल्जाइमर डिजीज? एल्जाइमर डिजीज में हॉलमार्क फीचर इन ब्रेन इमेजिंग स्टडी, अगर ब्रेन की इमेज की स्टडी की जाए तो हॉलमार्क फीचर क्या है? एट्रोफी ऑफ हिप्पोकैम्पस, एट्रोफी ऑफ हिप्पोकैम्पस। देखो नॉर्मल ब्रेन में इस तरीके के बाकायदे खाते पीते वेंट्रिकल्स होते हैं, और जिसको एल्जाइमर हो जाए देखो सूख जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है वेंट्रिकल्स पे, राइट, हिप्पोकैम्पस एकदम, तो इसको क्या बोलते हैं? एट्रोफी ऑफ हिप्पोकैम्पस। विच बायोमार्कर इज कॉमनली यूज डायग्नोसिस ऑफ एल्जाइमर? विच बायोमार्कर क्या होगा भाई? एलिवेट द बीटा एमिलॉइड बीटा प्लेक्स, है ना, इंक्रीज द लेवल ऑफ एमिलॉइड बीटा प्लेक्स, या टाउ एंगल कह सकते हो, या तो टाउ एंगल प्रोटीन बढ़ जाए या फिर एमिलॉइड बीटा प्लेक्स बढ़ जाए। ये क्या है? बायोमार्कर्स हैं।
ठीक, चलो भाई 30 तक 130 तक रखते हैं, कल इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग यहीं से। ओके चलो भाई पढ़ाई करते रहो, कल टेस्ट सीरीज के फॉर्म में इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अच्छे से मेहनत करो। ओके यूपीबीटी का रिजल्ट सितंबर लास्ट तक आने के पूरे चांसेस हैं। चलो भाई बाय। रिवीजन करो रिवीजन। कि 25 सितंबर के जो ख्वाब देख रहे हो तुम लोग ना, ख्वाब देखना बंद करो बेटा, है ना। 25 सितंबर तक ना आएगा देख लेना। अरे 1000 कॉपी मेरे पास पड़ी है यार, 25 सितंबर तक मैं कॉपी चेक कर नहीं सकता, बताओ कहां से दे दोगे रिजल्ट। ये नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो कॉपी चेक करा उससे तो पूछो कि सर चेक करके दे पाओगे। अब तुम लोग 25 सितंबर का वेट करो, देखते हैं हम भी जरा। चलो भाई 8 बजे क्लास है अगली।